नमस्कार साथियों, अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर। और ये है हमारा दोस्तों, आज ये हमारा दोस्तों है पार्ट 2। और इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण और इकोसिस्टम के बारे में देखा और उसमें देखा जैविक और अजैविक घटकों को और जो उनका महत्व था, है ना, कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों को हमने पिछले पार्ट में देख लिया है। और आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, पार्ट 2 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पार्ट 2 क्लाइमेट चेंज की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लाइमेट चेंज से बात करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भाग 2 क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भाग 2 जलवायु परिवर्तन पर। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूमिका में हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है दोस्तों, जो फैला हुआ वायुमंडल है वो प्राकृतिक पर्यावरण और जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है। क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संघटक है, क्योंकि जैव मंडल में जीवन का अस्तित्व वायुमंडल में निहित गैसों के कारण ही संभव हो पाता है। क्योंकि जो जैव मंडल है दोस्तों, उसमें जो जीवन का अस्तित्व है वो वायुमंडल में जो गैसें हैं उन्हीं के कारण क्या हो पाता है दोस्तों, संभव हो पाता है। तो वायुमंडल क्या है दोस्तों, एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। और वायुमंडल क्या करता है दोस्तों, एक फिल्टर की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है। सूर्य से आने वाली दोस्तों जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको क्या करता है, ये सोख लेता है। क्या करता है दोस्तों, सोख लेता है और उन्हें पृथ्वी की सतह से पहुंचने से रोकता है। तो वो उसको क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोक देता है। तो इस कारण जो भूतल का तापमान है उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल फैला है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है, महत्वपूर्ण संघटक हैं। क्योंकि जैवमंडल में जीवन का अस्तित्व वायुमंडल में निहित गैसों के कारण ही संभव हो पाता है। जैवमंडल में क्या है, जो जीवन पाया जाता है वो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनके कारण ही संभव है। वायुमंडल एक फिल्टर की तरह भी कार्य करता है। वायुमंडल का काम क्या है दोस्तों, एक तरह से फिल्टर करने का कार्य भी वायुमंडल करता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को सोख लेता है तथा उन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य से जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं दोस्तों, उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। और इस कारण से जो भूतल है दोस्तों हमारा, उसका तापमान क्या होता है, आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ पाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जलवायु क्या होती है। तो जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होती है। तो जलवायु क्या होती है दोस्तों, किसी स्थान के क्या है, लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की जलवायु स्थैतिक नहीं है, और जो पृथ्वी की जलवायु है दोस्तों वो क्या है, स्थैतिक
नहीं है। मौसम तथा जलवायु के प्राकृतिक कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तरों पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो मौसम तथा जलवायु में प्राकृतिक कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तरों पर परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास के कारण मानव द्वारा वायुमंडलीय प्रक्रमों में तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा है, क्योंकि मनुष्य अब वायुमंडलीय संघटकों की मौलिक संरचना में परिवर्तन तथा परिमार्जन करने में समर्थ हो गया है। मनुष्य क्या हो गया है दोस्तों? वायुमंडलीय संघटकों की जो मौलिक संरचना है उसमें परिवर्तन तथा परिमार्जन करने में क्या हो गया है दोस्तों? समर्थ हो गया है, ठीक है, सक्षम हो गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसका असर मानव जाति, समुदाय, वनस्पति एवं जंतुओं पर पड़ने लगा है। और जो इसका असर है दोस्तों वो मनुष्य की पूरी जाति पर और वनस्पतियों पर और जंतुओं पर क्या है? पड़ने लगा है। खासकर मानव जाति के स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है ना। विशेषकर क्या है दोस्तों? जो मानव जाति है उसका स्वयं का जो अस्तित्व है दोस्तों वो ही खतरे में पड़ गया है, डेंजर में पड़ गया है। जलवायु में हुआ यह परिवर्तन ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और जलवायु में जो यह परिवर्तन हुआ है दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आज जिस जलवायु परिवर्तन की बात होती है उसका अर्थ 100 साल पहले मानव गतिविधियों द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन से है। तो दोस्तों आज हम जिस जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि जो 100 साल पहले मानव गतिविधियां हुई थी, है ना, उससे क्या हुआ है? ये परिवर्तन हुआ है। जलवायु परिवर्तन का भौगोलिक अभिप्राय मौसमी प्रतिरूप में लंबे समय तक के परिवर्तन से है, ठीक है दोस्तों। तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका जो भौगोलिक अभिप्राय है वो क्या है दोस्तों? मौसमी प्रतिरूप में लंबे समय तक के परिवर्तन से है। आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सामान्यतः तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है जो कई वर्षों में होता है। तो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन है वो सामान्यतः क्या है? तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। और ये क्या होता है? कई वर्षों में होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? कई वर्षों में होता है। मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निर्वनीकरण, जिससे वनों की कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती है एवं उसमें संचित कार्बन वायुमंडल में निर्मुक्त होने लगती है, आदि से क्या होता है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन होता है। तो जलवायु परिवर्तन सामान्यतः क्या है दोस्तों? तापमान, वर्षा, हिम और पवन प्रतिरूप में हवा के जो क्या है दोस्तों बहने का तरीका है उसमें जो बदलाव आया है वो क्या है? एक बड़े परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है। और ये क्या होता है? कई वर्षों में होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? कई वर्षों में होता है। और मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निर्वनीकरण, जिससे वनों की कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती है एवं उसमें संचित कार्बन वायुमंडल में निर्मुक्त होने लगता है, आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आदि से क्या हो रहा है दोस्तों? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के संकेतक। जलवायु परिवर्तन के दोस्तों संकेतक कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन के संकेतक। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जलवायु में अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। जब से दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के अब तक जलवायु में क्या हुआ है दोस्तों? अनेक बार परिवर्तन हुआ है। और पृथ्वी के विगत कालों में हुए जलवायु परिवर्तनों के साक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। तो जो क्या होता है दोस्तों? विगत समय में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है और उसके जो साक्ष्य मिलते हैं हमको, तो उन्हीं को जलवायु परिवर्तन के क्या कहते हैं दोस्तों? संकेतक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ कुछ पूरा जलवायु के
पैलियो क्लाइमेट जो पूरा जलवायु थी दोस्तों, उसके संकेतकों का विवरण दिया जा रहा है। तो पूरा जलवायु जो है दोस्तों, पैलियो क्लाइमेटिक जो क्या है दोस्तों जलवायु है, उसके संकेतकों का विवरण दिया जा रहा है। देख लेते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, 10 इंडिकेटर्स ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड, 10 इंडिकेटर्स ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया के क्या हैं 10 जो है तो संकेतक कौन कौन से हैं। तो एक ह्यूमिडिटी हो गई, एयर टेम्परेचर नियर सरफेस है ना, टेम्परेचर ओवर ओशंस, सी सरफेस टेम्परेचर, सी लेवल है ना, सी आइस, ओशन हीट कंटेंट, टेम्परेचर ओवर लैंड, स्नो कवर, ग्लेशियर। तो ये क्या है दोस्तों 10 जो है तो संकेतक हैं, 10 संकेतक हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन के, है ना, वार्मिंग वर्ल्ड के। तो जैविक संकेतकों में हम देख सकते हैं दोस्तों क्या है, वानस्पतिक संकेतक। वनस्पतिक संकेतक कौन है, पौधों के जीवाश्म, पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटोप, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि। और जो वृक्ष के तने हैं दोस्तों उनमें क्या है, जो वलय होते हैं उनमें क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्राणी जात संकेतक। प्राणी जात संकेतक, तो प्राणी जात संकेतकों में दोस्तों प्राणी जात आ गए, है ना, जीवाश्म आ गया और जंतुओं का वितरण एवं प्रसारण आ गया। ठीक है दोस्तों, तो वनस्पति जात में 3 हमने देखा, है ना, वनस्पति जात में क्या देखा, 3 देखा। वानस्पतिक संकेतक में पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटोप, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलयों में वृद्धि। और प्राणी जात संकेतक में प्राणी जात, जीवाश्म, जंतुओं का वितरण एवं प्रसारण। आगे देख लेते हैं दोस्तों भौमिकीय संकेतक। भौमिकी जो भूमि में है ना संकेतक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण। हिमानी निर्मित झीलों में दोस्तों जो अवसाद होता है, जो जमाव होता है, उसका क्या होता है, निक्षेपण होता है। और कोयला अवसादी निक्षेपण, कोयला अवसादी निक्षेप। मृदीय संकेतक, मृदा में क्या है दोस्तों जो संकेतक रहते हैं वो भौमिकी संकेतक में आते हैं। उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के अवशेषी चिन्ह। उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के अवशेषी चिन्ह। और दोस्तों हिमीय संकेतकों में हिमानीकरण। हिमानीकरण, ठीक है दोस्तों, भूगर्भीय अभिलेखों से हिमयुगों, आइस एज और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन प्रक्रिया का प्रकट होना। विवर्तनिक संकेतक में दोस्तों प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स, ध्रुवों का भ्रमण एवं महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण एवं महाद्वीपीय प्रवाह, पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण, पूरा चुंबकत्व और सागर नितल प्रसरण। और दूसरा क्या है दोस्तों, सागर तल में परिवर्तन। तो विवर्तनिक संकेतकों में 2 हैं। पहला है प्लेट विवर्तनिकी, इसमें ध्रुवों का भ्रमण एवं महाद्वीपीय प्रवाह, पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण। और दूसरी चीज दोस्तों सागर तल में परिवर्तन, सागर तल में परिवर्तन। आगे देख लेते हैं दोस्तों ऐतिहासिक अभिलेख। ऐतिहासिक अभिलेखों में क्या दिया गया है, तो ऐतिहासिक अभिलेखों में जैसे बाढ़ अभिलेख हो गया, सूखा अभिलेख हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज को, है ना, प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। ये क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगिकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम थी, और जो औद्योगिकरण था दोस्तों उससे पहले इस प्रक्रिया में क्या था दोस्तों, मानवीय कारकों की भूमिका कम थी। औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया तथा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण के रूप में गंभीर समस्या सामने आई। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया तथा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण के रूप में गंभीर समस्या सामने आई। तो क्या हुआ दोस्तों, जो समस्या थी वो गंभीर थी और वो क्या हुई दोस्तों, सामने आई।
आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई इकोनॉमिक सेक्टर। तो ग्रीन हाउस गैस है ना, औद्योगिक सेक्टर से किस प्रकार निकलती हैं, तो इंडस्ट्री से दोस्तों 20% के लगभग, ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज से दोस्तों ज़्यादा 24% के लगभग 23%, और बिल्डिंग्स से दोस्तों 7% के लगभग, और दोस्तों ट्रांसपोर्ट से दोस्तों करीब 15-14% के लगभग, है ना, और अदर एनर्जी से दोस्तों 10% के लगभग। तो डायरेक्ट एमिशन दोस्तों 75% टोटल का, और इमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन से दोस्तों बाकी 25%। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारक निम्न हैं। तो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारक निम्न हैं। प्राकृतिक कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। प्राकृतिक कारकों का दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, क्या प्रभाव है? वायुमंडल सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है। जो वायुमंडल होता है दोस्तों वो क्या रहता है? सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है, जिस कारण मौसम एवं जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर के दीर्घकालीन, थोड़े समय से लेकर के, है ना, ज़्यादा समय के परिवर्तन होते रहते हैं। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों तक स्थायी होते हैं, और जो दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन है दोस्तों वो क्या है? हजारों वर्षों तक। दीर्घकालिक जो परिवर्तन है दोस्तों हजारों वर्षों तक स्थायी होते हैं और अत्यंत धीमी गति से घटित होते हैं। और क्या होता है दोस्तों? ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से घटित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर विकिरण में विभिन्नता, सौर विकिरण में विभिन्नता। तो पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप आइसोलेशन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। और ये जो सौरिक विकिरण में की मात्रा होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है? दीर्घकालिक वृद्धि होने से, सौरिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्धि होने से वायुमंडल का उष्मन होता है। वायुमंडल में क्या होती है दोस्तों? उष्मा मुक्त होती है, जिस कारण गर्म जलवायु का आविर्भाव हो जाता है। और जिसके कारण दोस्तों जो जलवायु होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, तथा हिम चादरें एवं हिमनद पिघलने लगती हैं। और जो क्या है दोस्तों, हिम मतलब बर्फ से, जो बर्फ की चादरें हैं, है ना, बर्फ जो जमी हुई है, और जो बर्फ के क्या हैं दोस्तों नदियां हैं वो पिघलने लगती हैं। और क्या होता है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जब ये नदियां और ये बर्फ की जो हिम चादरें हैं ये पिघलती हैं तो पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ता है, और जो हमारे तटीय शहर हैं वो डूबने की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार सौरिक विकिरण की मात्रा में कमी होने से वायुमंडलीय तापमान में गिरावट होती है, और जिस कारण जलवायु की शीत अवस्था का आविर्भाव होता है एवं अंततः हिमकाल का आगमन होता है। और क्या होता है दोस्तों, जो हिमकाल होता है उसका क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। पुनः सूर्य क्रोड में संकुचन व सौरिक विकिरण में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। और जब क्या होता है दोस्तों, फिर से सूर्य के क्रोड में संकुचन होता है और सौरिक विकिरण में वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, जो वायुमंडलीय तापमान होती है दोस्तों उसमें वृद्धि हो जाती है एवं हिमकाल समाप्त हो जाता है। और जो हिमकाल होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, एवं अंतर हिमकाल और इंटरग्लेशियर पीरियड प्रारंभ हो जाता है। और अंतर हिमकाल क्या हो जाता है दोस्तों? प्रारंभ हो जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सौर कलंक चक्र क्या होता है? सन स्पॉट साइकिल क्या होती है दोस्तों? तो सौर कलंक, सूर्य पर काले धब्बे की संख्या बढ़ने से सौर कलंक की सक्रियता में वृद्धि होती है, जिससे सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। तो सौर कलंक क्या होता है दोस्तों? जो सूर्य पर काले धब्बे की संख्या होती है तो उसके बढ़ने से क्या होता है, जो सौर कलंक की एक्टिविटी होती है, सक्रियता होती है,
वो बढ़ जाती है और इसी से क्या हो जाता है दोस्तों, जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस कारण पृथ्वी के धरातलीय सतह एवं उसके वायुमंडल का उष्मन होता है। तो इस कारण क्या हो जाता है दोस्तों, पृथ्वी के धरातलीय सतह एवं उसके वायुमंडल का उष्मन होने लगता है। तो पृथ्वी की जो धरातलीय सतह होती है और जो उसका वायुमंडल होता है वो गर्म होने लगता है। तो इसी प्रकार सौर कलंकों की संख्या घटने से सौर विकिरण की मात्रा में ह्रास होता है। और इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, जब सौर कलंक की संख्या घट जाती है तो क्या होता है, सौर विकिरण की मात्रा कम हो जाती है, उसकी मात्रा गिर जाती है, जिससे क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट आती है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो वायुमंडल का तापमान है वो भी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं ज्वालामुखी उभेदन। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी उभेदन। ज्वालामुखी उभेदन, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निःसृत धूल एवं राख लघु तरंग सौरिक विकिरण के कुछ भाग का निचले क्षोभमंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अवशोषण द्वारा क्षय कर देते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो निकला हुआ धूल एवं राख होती है दोस्तों, वो लघु तरंग सौरिक विकिरण के कुछ भाग का निचले क्षोभमंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अवशोषण द्वारा क्षय कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसके फलस्वरूप धरातलीय सतह पर पहुंचने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा कम हो जाती है। जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, धरातलीय सतह पर पहुंचने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि निचले वायुमंडल का तापमान ही पृथ्वी की सतह पर मौसम एवं जलवायु को नियंत्रित करता है, अतः ये पृथ्वी के शीतलन का कारण बनते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के ठंडे होने का कारण बनता है। 1991 में फिलीपींस के पिनाटोबा ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। तो जो 1991 का टाइम पीरियड था दोस्तों, उसमें फिलीपींस के पिनाटोबा में एक ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था। उसके बाद जो पृथ्वी का औसत तापमान था दोस्तों, वो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था, गिर गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, चेंज इन ऑर्बिट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन कैसे होता है क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी का अंतर वर्ष भर परिवर्तित होता रहता है। दीर्घवृत्ताकार है, पृथ्वी की कक्षा क्या है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है, इसका मतलब है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी का अंतर वर्ष भर परिवर्तित होता रहता है। तो सूर्य और जो पृथ्वी की क्या है दोस्तों, दूरी है, इसका जो अंतर है वो वर्ष भर बदलता रहता है। पृथ्वी की कक्षा में यह धीमा परिवर्तन अग्रगमन कहलाता है। और पृथ्वी की जो कक्षा है दोस्तों, उसमें यह जो धीमा परिवर्तन होता है वो अग्रगमन कहलाता है। यह अग्रगमन तापमान में वृद्धि तथा कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। और ये जो अग्रगमन है दोस्तों, ये क्या करता है, तापमान में वृद्धि तथा कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण है। जो क्या है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण है। आगे देख लेते हैं दोस्तों वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन कैसे होता है क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इनके उत्सर्जन में मुख्यतः प्राकृतिक कारक ही सम्मिलित रहते हैं। इनके उत्सर्जन में क्या होता है, मुख्यतः प्राकृतिक कारक ही सम्मिलित रहते हैं। इनके द्वारा निर्मित इन गैसों के असंतुलन का विभिन्न चक्रों यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इनके उत्सर्जन में मुख्यतः प्राकृतिक कारक ही सम्मिलित रहते हैं। और इनके द्वारा निर्मित इन गैसों के असंतुलन का विभिन्न चक्रों द्वारा क्या होता है दोस्तों, असंतुलन का विभिन्न चक्रों द्वारा विभिन्न चक्र द्वार रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि की मात्रा में लगातार, है ना, परिवर्तन होता रहता है। इनके उत्सर्जन में मुख्यतः प्राकृतिक कारक ही सम्मिलित रहते हैं और जिनके द्वारा क्या होता है, निर्मित इन गैसों के असंतुलन का विभिन्न चक्रों द्वारा क्या होता है दोस्तों, संतुलन रहता है। असंतुलन विभिन्न चक्रों द्वारा रहता है, ऐसा करके लिखा गया है। लेकिन मानव जनित कारण जब पृथ्वी के इस संतुलन में बदलाव लाते हैं, जब मनुष्य के द्वारा, है ना, तैयार किए गए जो कारक है दोस्तों, वो क्या करते हैं, पृथ्वी के इन संतुलन में बदलाव लाते हैं, तो उसके क्षतिपूर्ति प्रकृति नहीं कर पाती। तो उसकी क्षतिपूर्ति क्या होती है दोस्तों, प्रकृति नहीं कर पाती। फलस्वरूप परिवर्तन जैसी घटना घटित होती है। और फलस्वरूप क्या होता है, परिवर्तन जैसी घटना घटित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, जैसे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण एवं मॉर्गन का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी जलवायु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या में सहायक होता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं, जैसे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण और मॉर्गन का प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये थ्योरी तो नहीं पढ़ने वाले, है ना, ये भूगोल की विषय वस्तु है, तो वहाँ पर देखेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के रूप में देख लिए हैं। तो मानव जनित कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, मानव जनित कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव क्या है। तो मानव जनित कारकों जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। तो मानव जनित कारकों में जैसे भूमि के उपयोग में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है ना, जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, खेती वाली जमीन बना रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, अधिकाधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता भी कम हो रही है और वातावरण में क्या हो रहा है, तापमान की मात्रा बढ़ रही है और नगरीकरण, ज़्यादा शहर बन रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, है ना। इनके कारण क्या होता है दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन होता है। और वर्तमान जलवायु परिवर्तन का मानव जनित समस्या है। और ये जो हमारी प्रेजेंट टाइम का क्लाइमेट चेंज है, ये मनुष्य द्वारा, है ना, मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई एक प्रकार की समस्या है। मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से पर्यावरण को प्रभावित करता है। मनुष्य क्या करता है दोस्तों, अपनी सभी क्रियाओं से पर्यावरण को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। और दोस्तों, मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्यों एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है। तो मानव द्वारा जो आर्थिक उद्देश्य एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ, है ना, बृहद स्तर पर क्या किया गया है दोस्तों, बृहद स्तर पर छेड़छाड़ की गई है, बदलाव किया गया है, तो उससे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संतुलन बदल गया है, नष्ट हो गया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। और इस तरह की जो समस्याएं हैं दोस्तों, ये क्या कहलाती हैं, पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। पर्यावरण अवनयन ही जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण आदि के रूप में मानव के समक्ष समस्या बनकर उभरा है। तो पर्यावरण अवनयन ही क्या है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण आदि के रूप में मनुष्य के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनकर के प्रकट हुआ है। तो मानव जनित कारक और उनका जलवायु परिवर्तन में योगदान क्या है। तो संसाधनों का दुरुपयोग, मानव जनित जो कारक हैं तो उनमें क्या होता है, संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है, नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकरण किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा, ईंधन का ह्रास किया जा रहा है, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव किया जा रहा है ना। वातावरण में CO2 आदि GHG ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। समताप मंडल में
ओजोन में भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रही है और तापमान में वृद्धि हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन का मानव एवं पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जलवायु परिवर्तन मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र को काफी समय से प्रभावित कर रहा है। इस तथ्य की सत्यता ग्लेशियरों के पिघलने, ध्रुवीय बर्फ के खंडित होने, मानसून के तरीके में बदलाव, समुद्र के बढ़ते जल स्तर, बदलते पारिस्थितिक तंत्र एवं घातक ताप लहर के रूप में देखा जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र को काफी समय से क्या कर रहा है दोस्तों? प्रभावित कर रहा है। और इसकी सत्यता को हम ग्लेशियरों के पिघलने से समझ सकते हैं, ध्रुवीय बर्फ के खंडित होने से समझ सकते हैं, मानसून का जो पैटर्न है उसके बदलने से समझ सकते हैं, और समुद्र का जो बढ़ता जल स्तर है वो हमको बताता है ना। और जो पारिस्थितिक तंत्र हैं और जो घातक ताप लहरें हैं, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ताप पड़ती है, तो इन सब का क्या सीधा जो है तो संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, मानव एवं पारितंत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियां कौन सी दोस्तों देख लेते हैं। तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियां जैसे मलेरिया हो गई, कृषि एवं भोजन सुरक्षा तथा आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव, जल के लिए तनाव एवं जल असुरक्षा, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, वायुमंडलीय एवं सामुद्रिक तापमान में वृद्धि, भूमि संसाधनों पर प्रभाव, अत्यंत कठोर मौसमी घटनाएं। तो ये सब क्या है दोस्तों? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है। तो विश्व के स्तर पर क्या है, मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य के जो कार्य हैं, उनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो विकिरण है या ऊष्मा है उसके संतुलन में बदलाव आ रहा है। और यही बदलाव जो भूमंडल ऊष्मन जो क्या करता है, पृथ्वी के ऊष्मा को है ना बढ़ाता है, उससे जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन के रूप में विश्व के समक्ष समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो उससे जो है ना भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कर रहा है, विश्व के समक्ष एक प्रकार की समस्या को जन्म दे रहा है। क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो दोस्तों जो क्षोभमंडल है हमारा, ठीक है दोस्तों, क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। और इस भूमंडलीय तापन के कारण क्या होता है दोस्तों, वैश्विक जो जलवायु प्रतिरूप है इसमें क्या हो जाता है, चेंज आता है। सामान्यतः मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। तो जो क्या है दोस्तों, मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ताप में वृद्धि होती है, उसी को वैश्विक तापन कहते हैं। तो इस तरह से वैश्विक तापन हो गया। अब देखते हैं ग्रीन हाउस क्या है, हरित गृह क्या होता है। हरित गृह एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से ढके होते हैं, जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं। तो हरित गृह क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस क्या होता है, एक घर की तरह होता है और ये क्या होता है, शीशे की दीवार से बना होता है। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या ठंडे देशों में इन हरित गृहों में पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है। तो जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं दोस्तों, या में क्या किया जाता है, इन हरित गृहों में है ना पौधों को उगाने का काम किया जाता है। बाहरी तापमान के निम्न रहने के बावजूद हरित गृहों के तापमान में वृद्धि होती रहती है। और जो बाहरी तापमान है दोस्तों, इसके निम्न रहने के बाद भी जो हरित गृह है इसके तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। तो इस कारण से क्या होता है दोस्तों, इस कारण से पृथ्वी भी एक हरित गृह की भांति कार्य करने लगती है। जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, वो भी हरित गृह की भांति कार्य करती है।
तो पृथ्वी की हरित गृह गैसें जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रहती हैं एवं यह हरित गृह के शीशे की तरह कार्य करती हैं। और ये क्या करती हैं दोस्तों, एक हरित गृह के शीशे की तरह कार्य करती हैं, अर्थात वह सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य को तो आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, पार्थिव विकिरण को वातावरण से पुनः वापस नहीं जाने देती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है दोस्तों, निचले वायुमंडल का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है और इसी को है ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। यह समायोजन ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष के बाह्य पटल में भेजती है। और ये जो समायोजन है दोस्तों, ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष के बाह्य पटल में भेजती हैं। इससे पृथ्वी के ऊपर आवरण सा बन जाता है और इससे क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर आवरण सा बन जाता है और जिस कारण पृथ्वी गर्म एवं रहने योग्य रहती है। और इस कारण से जो पृथ्वी है दोस्तों वो क्या हो जाती है, गर्म एवं रहने योग्य रहती है। अतः एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है तथा उसे एक निश्चित तापमान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, प्राकृतिक जो रूप से रहता है। तो हरित गृह गैसें जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। तो हरित गैसें क्या होती हैं दोस्तों, हरित गृह गैसें जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो पृथ्वी की सतह होती है दोस्तों वो गर्म और रहने योग्य बनती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को मध्य तापमान 15 डिग्री पर गर्म रखता है। और जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है दोस्तों, इसी के कारण जो पृथ्वी का माध्य तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अब यदि ग्रीन हाउस गैसें ना हो दोस्तों तो पृथ्वी का जो क्या है औसत माध्य ताप है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है एवं तापमान में वृद्धि करता है। और जो मानव जनित क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों का जब उत्सर्जन होता है तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और तापमान में वृद्धि होती है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में बढ़ोतरी से अवरक्त विकिरण ज्यादा अवशोषित होगी। और वातावरण में जैसे ग्रीन हाउस गैसों की है ना मात्रा क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी, तो जो अवरक्त विकिरण है वो क्या होगी, ज्यादा अवशोषित होगी। और इसके कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। और इसके कारण क्या होगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। आगे देख लेते हैं हरित गृह गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों गैसें है ना हरित गृह गैस होती हैं। ये अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड है ना रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और पुनः क्या करती हैं, छोड़ती हैं। तो ये क्या करती हैं, अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और फिर से छोड़ती हैं। जल वाष्प तथा CO2 वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं तथा किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों 12 से 20 म्यू को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती हैं। अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पे CO2 ठीक है दोस्तों, जल वाष्प CO2 मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों जल वाष्प क्या करती है। तो जल वाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाला घटक है। जल वाष्प क्या है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाला घटक है। इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा
घटती जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, तो जो जलवाष्प होती है इसकी मात्रा कम होती जाती है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर भी इसमें कमी आती है। इसके अलावा जो निम्न अक्षांश हैं उनसे उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर भी इसमें कमी आती है, फिर भी उसमें क्या होती है दोस्तों, कमी आती है। आगे देख लेते हैं, जलवाष्प सूर्यातप के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्यातप की मात्रा को कम करता है। तो जलवाष्प क्या करता है, सूर्यातप के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्यातप की मात्रा को कम करता है। यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। मानव जलवाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाते। मानव क्या है दोस्तों, जलवाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाते, क्योंकि वे जलवाष्प की उतनी मात्रा उत्सर्जित नहीं करते जिससे वातावरण के सांद्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हालांकि वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने का कारण CO2 एवं अन्य हरितगृह गैसें भी हैं, जिनके कारण पौधों के वाष्पोत्सर्जन दर में तेजी आ जाती है। साथ ही CO2 की तरह जलवाष्प हवा में स्थायी नहीं रह सकती, और साथ ही CO2 की तरह जो होता है जलवाष्प, वो भी हवा में स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि यह जल चक्र द्वारा जल भंडारों एवं वर्षा तथा हिम के रूप में परिवर्तित होती है। क्योंकि यह जल चक्र द्वारा जल भंडारों एवं वर्षा तथा हिम के रूप में परिवर्तित होती रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापन में 60% की भागीदारी करती है। तो 60% की भागीदारी क्या है दोस्तों, वैश्विक तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। यह एक प्राथमिक हरितगृह गैस है जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, ये क्या है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र, कार्बन का वातावरण, समुद्र, मृदा, वनस्पति एवं जीवों के बीच प्राकृतिक प्रवाह के रूप में मौजूद रहती है। यह एक प्रमुख ताप अवशोषक गैस है। और ये क्या है दोस्तों, प्रमुख ताप अवशोषक गैस है, मतलब ताप को कम करती है। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित कर सकता है। तो वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन क्या करता है, वातावरण के तापमान में परिवर्तन कर सकता है। अगली गैस हमारी है दोस्तों मीथेन। इसका क्या है, वैश्विक तापन में 20% का योगदान है। तो मीथेन गैस का वैश्विक तापन में 20% का योगदान है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अपेक्षा काफी कम मात्रा में मौजूद होती है, परंतु इसका महत्व अधिक है। मीथेन गैस का क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंस अधिक है, लेकिन इसकी मात्रा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है वातावरण में। क्योंकि मीथेन पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के अवशोषण में CO2 के औसतन 20 से 30 गुना ज़्यादा सक्षम है। तो मीथेन गैस क्या करती है दोस्तों, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणें हैं उनको अवशोषित करने में CO2 से 20 से 30 गुना ज़्यादा सक्षम है। ठीक है दोस्तों, मीथेन अपूर्ण अपघटन, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन का उत्पाद है एवं अनएरोबिक, ठीक है दोस्तों, अनएरोबिक कंडीशंस में अनऑक्सी दशाओं में मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अनऑक्सी दशाओं में मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस तरह से जो मीठे जल वाले आर्द्रभूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन अपघटन होने से मीथेन का उत्पादन होता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन अपघटन होने से मीथेन का उत्पादन होता है। दीमक सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। दीमक जो होती है दोस्तों, वो क्या करती है, सेलुलोज का पाचन करती है एवं इसी क्रम में मीथेन का उत्पादन भी करती है। और इसी के साथ साथ क्या करती है दीमक दोस्तों, दीमक क्या करती है, सेलुलोज का पाचन करती है और साथ साथ मीथेन का उत्पादन भी करती है। बाढ़ग्रस्त खेतों में एवं कच्छ क्षेत्रों में मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा अनाक्सी क्रिया के फलस्वरूप मीथेन का उत्पादन होता है।
तो जो बाढ़ग्रस्त खेत होते हैं दोस्तों, या जो कच्छ क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पर पानी रहता है, तो उसमें जो मीथेनोजन क्या है दोस्तों, जीवाणु होते हैं, वो अनाक्षी श्वसन द्वारा, अनाक्षी क्रिया के द्वारा मीथेन का उत्पादन करते हैं। चरने वाले जानवर जैसे बैल एवं भेड़ द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो चरने वाले जानवर, है ना, बैल एवं भेड़ द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कोयला खनन एवं तेल तथा प्राकृतिक गैस हेतु खनन मीथेन उत्सर्जन के अन्य स्रोत हैं। तो कोयला खनन एवं तेल तथा प्राकृतिक गैस हेतु खनन मीथेन उत्सर्जन के अन्य स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप में वातावरण प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है दोस्तों, पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप में वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है। यह गैस वैश्विक तापन हेतु 6% जिम्मेदार है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है दोस्तों, ये वैश्विक तापमान बढ़ने के लिए 6% जिम्मेदार है। नाइट्रस ऑक्साइड का लाफिंग गैस, है ना, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं फ्लोरीनेटेड गैसें कौन सी हैं। फ्लोरीनेटेड गैसें कौन सी हैं? वैश्विक तापन में इनका योगदान 14% है और वातावरण में इनका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों CFC आदि के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्यूमीनियम एवं अर्धचालक के निर्माण द्वारा होता है। अधिकांश फ्लोरीनेटेड गैसों की अन्य हरित गृह गैसों की अपेक्षा उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। फ्लोरीनेटेड गैसें सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस हैं जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा क्या होती है दोस्तों, उत्सर्जित होती हैं। फ्लोरीनेटेड गैसों में मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहला है HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और PFCs परफ्लोरोकार्बन्स और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, फ्लोरीनेटेड गैसों के प्रकार हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को ओजोन विघटनकारी गैसें जैसे CFCs, HCFCs के प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ओजोन विघटनकारी गैसों जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया था। हालांकि इस गैस द्वारा ओजोन का विघटन नहीं होता, परंतु यह एक प्रबल हरित गृह गैस है एवं जलवायु परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो HFCs हैं दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनका क्या है, ओजोन, इनके द्वारा ओजोन का विघटन तो नहीं होता, ओजोन क्षरण तो नहीं होता, ओजोन डिप्लेशन नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन में इसकी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि इसके द्वारा वैश्विक तापन में बढ़ोतरी होती है, अतः इसे क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा। तो जो ये गैस है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को दीर्घ वातावरणीय जीवन अवधि होती है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की क्या होती है दोस्तों, दीर्घ वातावरणीय जीवन अवधि होती है एवं उच्च वैश्विक तापन क्षमता भी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वातावरण के तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने की क्षमता भी होती है। और ये क्या करते हैं, शीत प्रशीतक, एरोसॉल नोदक, विलायक एवं अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है दोस्तों, ये क्या होता है, शीत प्रशीतक, एरोसॉल नोदक, विलायक और अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो है तो जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्या हुआ दोस्तों, औसत मौसमी दशाओं के
पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। तो क्या है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में जो ऐतिहासिक रूप से बदलाव आता है उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव की क्रियाकलापों का परिणाम भी। तो जलवायु की दशाओं में जो बदलाव होता है ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव की क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के जो कारक है हमने देख ही लिया था, प्राकृतिक कारक, मानव जनित कारक, है ना, ये महाद्वीपीय विस्थापन, ये सब चीजें हमने देख ली थी। ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीपीय विस्थापन, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारक कौन कौन से थे दोस्तों, तो प्राकृतिक कारक और मानव जनित कारक, दो कारक हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, एक प्राकृतिक कारक, दूसरा मानव जनित कारक। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक कारक में जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय संवहन की वजह से समुद्री धाराएं एवं हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। तो महाद्वीपीय संवहन की वजह से जो समुद्री धाराएं एवं हवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं और इनसे सीधे क्या होता है, जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, और ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि तथा धूल कण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में फैल जाती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी क्या होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी का झुकाव जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है, तो पृथ्वी के झुकाव में बदलाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी तथा कम सर्दी वाला मौसम होता है। तो समुद्री धाराएं क्या हैं दोस्तों, ये भी जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डालती हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक माना जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। तो समुद्र में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है। समुद्री बहाव में बदलाव आने से जलवायु प्रभावित होती है और जब समुद्र के बहाव में क्या होता है दोस्तों, बदलाव आ जाता है तो जलवायु में क्या होता है, बदलाव आ जाता है, जलवायु भी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब मानवीय गतिविधियों के कारण, है ना, कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी मानवीय गतिविधियां हैं जिनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा कैसे जलवायु में परिवर्तन होता है। तो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अन्य हैलोजन जैसी गैसें वायुमंडल की ऊपरी परत में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों जो पृथ्वी से परावर्तित होती हैं ये वातावरण की परत के बाहर नहीं निकल पाती और लौटकर पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका निर्माण करने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसके तहत पृथ्वी धरती का पर्यावरण सूर्य से हासिल होने वाली ऊर्जा के एक हिस्से को ग्रहण कर लेता है और इससे तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य तौर पर कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों को जिम्मेदार माना जाता है। यह सभी वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, यह सभी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। वह गैसें जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं उनको हरित गृह गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्षोभमंडलीय ओजोन हो गई, है ना। ये क्या है, मुख्य हरित गृह गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। विभिन्न कारणों से वातावरण में इनकी निरंतर बढ़ती मात्रा से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है इसका खतरा क्या है दोस्तों, बढ़ता चला जा रहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितनी मात्रा में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कोयले के इस्तेमाल से लगभग 57%, कार्बन डाइऑक्साइड जंगलों की कटाई जैव ईंधन से 17%,
मीथेन से दोस्तों 14%, नाइट्रस ऑक्साइड 8%, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य माध्यमों से 3%, फ्लोरिनेटेड गैसों से 1%। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, भविष्य में कितना बढ़ेगा तापमान, भविष्य में तापमान कितना बढ़ सकता है ना, क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। औद्योगिक क्रांति के बाद से तापमान 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो औद्योगिक जो क्रांति हुई है दोस्तों, उसके बाद से तापमान में 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 19वीं सदी के आरंभ से अभी तक वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का मानना है कि 2050 तक तापमान में 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। आगे आने वाले दोस्तों 2050 तक तापमान में 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। और ये अनुमान किसने लगाया है दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने लगाया है। जबकि 2100 तक यह अनुमानित वृद्धि 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाएगी। और जब क्या होगा, हम अगले जो है तो सदी में जाएंगे, 21वीं सदी में जब पहुंचेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2100 ईस्वी तक दोस्तों ये अनुमानित जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। तो उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सालाना 2% की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सालाना क्या है, 2% की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वैश्विक तापन है, जो हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूर्य की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, जो हरित गृह प्रभाव है वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूर्य की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 1990 से 2000 ईस्वी के अंतराल में विश्व भर में लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई है और 2014 सबसे गर्म साल माना गया है। इससे पहले 2010 को सबसे ज़्यादा गर्म साल माना गया था। तो दोस्तों 2014 क्या है, अब तक का सबसे गर्म साल माना गया था। इससे पहले 2019 को सबसे ज़्यादा गर्म साल माना, 2010 को सबसे ज़्यादा गर्म साल माना गया था। अब वैश्विक वायु प्रदूषण जीवाश्म में कुल 25% वायु प्रदूषण अमेरिका ही करता है। और क्या है दोस्तों, विश्व भर में 40% विद्युत उत्पादन कोयले के प्रयोग से होता है और विश्व भर में 40% विद्युत का उत्पादन कोयले के प्रयोग से ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने देख लिया है, आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन यदि हो जाता है दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उच्च तापमान हो जाएगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ जाएगा, समुद्री जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, वन्य जीव प्रजाति को नुकसान पहुंचेगा, रोगों का प्रसार बढ़ेगा, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी और जंगलों में आग लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से दोस्तों अब हम अपना देखेंगे अगला टॉपिक ओजोन डिप्लेशन। ठीक है दोस्तों, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो अगला चैप्टर हमारा होगा ओजोन डिप्लेशन और इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आगे की बातचीत अगले सेशन में करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और ये वीडियो आप लोगों के लिए किस तरह से और उपयोगी
बनाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं से समाप्त करते हैं। आप जो है तो वीडियो को देखें और जो है तो धन्यवाद दोस्तों।